युधिष्ठिर त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनीज अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, सारी एक ही बातें हैं जो कंपनी लॉ से ही निकली हुई हैं और बेसिकली हम इन सभी जगहों पर कंपनी लॉ की ही स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पिछले 6 वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं, जहां पर मैंने बेसिक अभी इसका स्टार्ट किया, तो सारी चीजें अभी बेसिक में ही चल रही हैं। मैं आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल एंड तक सारी चीजें एकदम बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। हमारे वीडियोस बीकॉम 3rd ईयर, बीकॉम 2nd सेमेस्टर और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां पर भी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मटेरियल तो प्रोवाइड कराता हूं और साथ ही साथ आपको ये भी बताता हूं कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो अगर आप दिमाग लगाकर थोड़ा ध्यान से वीडियोस को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है आपके लिए। यदि मेरा मानना आपके लिए आपको सही लगता है तो वीडियोस को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, कमेंट जरूर करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है और विषय वस्तु कितना आसानी से समझ में आपको आती है। अगर आती है तो वो बताइए, नहीं आती है तो वो भी बताइए, तो मैं अतिरिक्त प्रयास करूंगा आपको बेहतर तरीके से समझाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि अलॉटमेंट की क्या कंडीशंस होती हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों का आवंटन। जब अंशों का आवंटन करना होता है कंपनी को तो उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स, सबसे पहले बात आती है अंशों का निर्गमन करना। निर्गमन क्या होता है? कंपनी की जितनी अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल है उसमें से कंपनी कुछ अंशों को इशू कर देती है। इशू कर देती है, जनता उसको सब्सक्राइब करने लगती है। तो सबसे पहले बात क्या आती है? अलॉटमेंट की प्रोसेस में जब हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले कंपनी की एक अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल होती है। अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल, अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल को जब इशू किया जाता है, उसमें से इशू कर दी जाती है तो उसको इश्यूड शेयर कैपिटल कहते हैं। इश्यूड शेयर कैपिटल में से जनता उसको सब्सक्राइब कर लेती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है। और जब सब्सक्राइब हो जाती है उसके बाद में बात आती है अलॉटमेंट की। लेकिन अलॉटमेंट से जब करना होता है उससे पहले आ जाता है कंपनी लॉ, और वो कहता है कि अलॉटमेंट करने के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पहले पूरा करो तभी अलॉटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो वो शर्तें क्या हैं? क्या हैं वो कंडीशंस जिनको फुलफिल करना होता है कंपनी को अपने अंशों को अलॉट करने के लिए। अलॉट करने का मतलब है, देखो यहां भी क्या हुआ है, अथॉराइज्ड शेयर से इशू किया गया है, जनता ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कंपनी ने किसी ABC के नाम कुछ अंशों को हस्तांतरित नहीं किया है। अभी अंशों का हस्तांतरण नहीं किया गया है। तो अंशों का हस्तांतरण करने से पहले, किसी के नाम शेयर को रजिस्टर्ड करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपका काम नहीं हो सकता, उनको आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते, आपको कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या है कंडीशंस? नंबर 1, जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, तो जब ये अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता है तो एक डेट निर्धारित की जाती है कि कब तक एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करी जाएंगी। तो जैसे जब उनको इशू किया गया तभी बता दिया जाता है। सपोज दैट कहा गया कि जो सब्सक्रिप्शन है आपका वो 1 जुलाई से लेकर के आपका 31 अगस्त तक चलता रहेगा, ठीक है ना। 31 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन आपके स्वीकार किए जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये अवधि हो गई, ठीक है। तो इस अवधि में किसी ने 1 जुलाई को कुछ शेयर्स खरीदे होंगे, किसी ने 2 को, किसी ने 3 को, 4 को, 5 को, 7 को, 10 को, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, फिर ऐसे चलेंगे। अगस्त में भी अलग अलग डेट पे पैसा आएगा ना, सारे लोग एक साथ थोड़े आ जाएंगे भीड़ लगा के, लो भैया पैसा पकड़ो, ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर क्या करना होगा? एप्लीकेशन मनी जैसे रिसिप्ट होती रहेगी तो इसको एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा और उस बैंक अकाउंट में ये सारा पैसा जितना आएगा वो सब का सब यहां पर डिपॉजिट किया जाता रहेगा। फिर देखा जाएगा जब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया था, सर्टिफिकेट जब मिल गया था उसके विदिन
विद इन 90 डेज कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना कंपलसरी होता है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ है उसके 90 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो कंपनी का क्या हो जाएगा भैया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसका अस्तित्व जो बना था वो मिट जाएगा। अब बात आती है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान क्या होता है, कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ असेट्स खरीदनी होती हैं, तो उन असेट्स को खरीदने में जितना पैसा लग रहा है वो, प्लस कंपनी को संचालित करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, तो वर्किंग कैपिटल जितनी भी कंपनी के हिसाब से निर्धारित करी गई हो वो, प्लस कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी की रजिस्ट्रेशन में हेल्प करने वाले लोगों को उनका पारिश्रमिक देना होता है, तो उनको दिए जाने वाला पारिश्रमिक, इन तीनों का अगर टोटल कर लें तो उसी को कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी लॉ निर्धारित करता है, कंपनी का रजिस्ट्रार निर्धारित करता है या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया निर्धारित करता है? जी नहीं, ये कंपनी टू कंपनी प्रेफर करता है कि किस कंपनी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए होता है, तो वो उसको चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर प्राप्त नहीं कर पाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ओके, अच्छा अगर वो प्राप्त कर लेता है 90 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो क्या करेगा, फिर अलॉटमेंट स्टार्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो अलॉटमेंट। बात क्लियर है? तो अलॉटमेंट करने से पहले कंपनी को, एक पब्लिक कंपनी को क्या अनिवार्य होता है, 90 दिन के अंदर अंदर उसको पब्लिक से मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। बात क्लियर है? चलिए, अच्छा अगर नहीं हो पाए तो फिर ये वाला जो 31 अगस्त है ना आपका, ये क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट से 15 दिन के अंदर अंदर, क्लोजिंग डेट से 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको, या जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जितना एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने रिसीव किया था उसको रिटर्न कर दें उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त करी थी। और अगर नहीं वापस करते हैं तो ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था, कितने परसेंट का ब्याज देना होता है, तो इंटरेस्ट देना होता है फिर वहां पर 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना पड़ेगा, अगर 15 दिन के अंदर अंदर पैसे को वापस नहीं कर देते हैं तो। बात क्लियर है? लेकिन देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहां कंपनी लॉ कहता है 90 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करो, और दूसरी नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। दूसरी तरफ जो नई कंपनियां मार्केट में आती हैं, लोग उस पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि अभी तक ना तो तुमने कोई सेल करी है, ना तो कोई फैसिलिटी दी है, ना तो कोई सर्विस दी है, ना तो कोई प्रॉफिट कमाया है, ना तो कोई डिविडेंड्स दिया है, तो आप क्या दोगे ये हम कैसे मान लें? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो लोगों का विश्वास नहीं होता है। अब देखो, एक तरफ विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों से हमें पैसा लेना जिनको अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आगे कुआं पीछे खाई, अब क्या करें? इसी कंडीशन के बीच में आते हैं अंडरराइटर, जिनको कहा जाता है अभिगोपक। क्या कहते हैं? अभिगोपक, अंडरराइटर। ठीक है ना? ये कहते हैं ठीक है यार, तुमको क्या चाहिए, एक निश्चित राशि के शेयर्स और डिवेंचर्स को बेचने की बात है ना, चलो ठीक है मैं बिकवा दूंगा आपके, इस 2 महीने के अंदर आपको बेचना है, मैं बिकवाता हूं। और नहीं बिक पाए तो कंपनी बोलती है कहते कोई बात नहीं, बहुत पैसा है हमारे पास, हम खुद खरीद लेंगे। तो ऐसे संस्थान जो मार्केट में नई स्थापित कंपनियों के एक निश्चित राशि के अंश और ऋणपत्रों को बिकवाने की गारंटी ले लेती हैं, वो भी एक निश्चित अवधि में, उनको क्या कहा जाता है? अभिगोपक कहा जाता है, अंडरराइटर कहा जाता है। और ये जो कार्य करते हैं कंपनी के लिए, इस पर ये कमीशन प्राप्त करते हैं, उस कमीशन को क्या कहा जाता है? तो ये कौन है? अभिगोपक हैं। इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अभिगोपन कहा जाता है, मतलब अंडरराइटिंग कहा जाता है। और इस पर जो इनको कमीशन मिलता है उसको अभिगोपन कमीशन कहा जाता है। ओके, अंडरराइटिंग कमीशन कहा जाता है इसको, अंडरराइटिंग कमीशन। ये अंडरराइटर हैं, ये अंडरराइटिंग है, ये अंडरराइटिंग कमीशन है। बात क्लियर है? तो ये आ जाते हैं और ये कंपनी के शेयर्स और ऋणपत्र को बिकवाने की गारंटी दे देते हैं। इस वजह से सभी कंपनियों को मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो ही जाता है, मतलब सभी कंपनियों को अलॉटमेंट करना होता ही होता है।
ओके चलिए, अब देखो ये काम करने हैं तो कमीशन की बात आई। अब कमीशन की बात आई, थोड़ा और जान लेते हैं। लॉ फिर कहता है तुम तो यहां पर क्या हो, मुसीबत के मारे हो, मजबूर हो, फंसे हुए हो समस्या में, इससे निकलने के लिए आप किसी को कितना भी कुछ दे सकते हो। तो बाउंडेशन आ गई कि नहीं, कितना कुछ नहीं दे सकते हो। अंडर राइटिंग कमीशन ज्यादा से ज्यादा कितना दिया जा सकता है, तो ओवरऑल अगर इस कमीशन की बात करी जाए तो ये दिया जा सकता है 7.5% ओवरऑल। अगर शेयर्स पर बात करी जाए तो ये दिया जा सकता है 5%, और अगर डिबेंचर्स पर बात करी जाए तो ये दिया जा सकता है 2.5%। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अंडर राइटिंग कमीशन कुल मिलाकर के कितना दिया जा सकता है, तो 7.5% दिया जा सकता है। शेयर्स पर अंडर राइटिंग कमीशन कितना दिया जा सकता है, मैक्सिमम तो 5% दिया जा सकता है। डिबेंचर्स पर कितना दिया जा सकता है, तो 2.5% दिया जा सकता है। बात क्लियर? जी हाँ, एकदम क्लियर है। तो यहां ये कंडीशंस पूरी होने पर आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट हो जाएगा जब, तो उसके बाद आप कॉल करोगे। तो अलॉटमेंट के बाद में आती हैं कॉल्स, ठीक है ना। तो कॉल कैसी होती है, आप फर्स्ट कॉल करोगे, सेकंड कॉल करोगे, और मुख्य रूप से सेकंड एंड फाइनल यही हो जाती है, ठीक है ना। अगर नहीं हो रही, बाई चांस नहीं हो रही है, तो आपकी थर्ड एंड फाइनल आप यहां पर ऐसे मांग सकते हो। कंपनी कहती है कि आप कुल मिलाकर के अपने शेयर्स की ओवरऑल वैल्यू को एक साथ नहीं मांग सकते हो, इस तरीके से अलग अलग मांगोगे। कुछ तो आप एप्लीकेशन पर ही मांग लोगे, कुछ तो आप एप्लीकेशन पर ही मांग लोगे, कुछ अलॉटमेंट पर मांग लोगे, और अलॉटमेंट के बाद में आप क्या करोगे, अपने पैसे को कॉल्स में डिवाइड करोगे, कॉल्स पर मांगना शुरू करोगे। तो अब देखो इनके लिए क्या नियम है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन मनी की। टीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया, एएसओ में भी पूछा गया, जीआईसी में भी पूछा गया, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। 100% वाला हर क्वेश्चन, हर एग्जाम का 100% वाला क्वेश्चन। अगर तुमसे कहा जाए कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा जा सकता है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा जा सकता है, तो तुम्हारा आंसर होगा 5% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का कितना, फेस वैल्यू नहीं, इश्यूड वैल्यू। वैसे इश्यूड ना करो तुम, फेस वैल्यू ही रखो, क्योंकि इश्यूड में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए पर इश्यू कर दिया जाए, तो इश्यूड वैल्यू क्या है, 12 रुपए है। लेकिन यहां पर 5% मतलब 50 पैसे ही मांग सकते हो, क्योंकि इश्यूड वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। तो आप फेस वैल्यू पर रहना, इश्यू वैल्यू पे मत जाना। फेस वैल्यू का कितना, 5% मांग सकती है कंपनी एप्लीकेशन पर, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यही नियम सेबी के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, सेबी के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, तो ये कहती है कि 25% आप एप्लीकेशन पर मांग सकते हो। ध्यान देना, जब पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेबी डायरेक्ट लिखा हुआ था, तो 25% ऑफ इश्यूड वैल्यू एकदम क्लियर था। लेकिन जब टीजीटी में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये नहीं कहा था कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग या सेबी के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग बच्चों ने, मतलब कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने वहां पर 5% ऑप्शन में लिया और कुछ ने 25%, लेकिन जो आंसर की आई उसमें 5% को सही माना गया था। तो ध्यान दीजिए, अगर कुछ ना कहा गया हो तो फिर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, अगर आंसर की बात करें तो। और अगर सेबी या कंपनी लॉ कह दे तो 5 या 25% होती, सेबी के अकॉर्डिंग 25% और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग 5%। एप्लीकेशन पर मांग सकते हो, अलॉटमेंट की कोई बात नहीं कही गई कि कितना मांग सकते हो, ठीक है ना। वैसे मुख्य रूप से एक बात कही गई है लॉ में कि कंपनी अपनी किसी भी कॉल पर जो इश्यूड वैल्यू है उसकी 25% से ज्यादा वैल्यू नहीं मांग सकती। तो 25 चार जगह 25 मांग लो, बात खत्म हो गई। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 25। ओके चलिए ठीक है। अब देखो कॉल्स पे आ जाओ। तो कॉल्स पे क्या क्या नियम है। सबसे पहला नियम, कोई भी कंपनी अपनी कॉल्स करने से पहले, कितना पहले, 14 दिन पहले शेयर होल्डर्स को नोटिस देगा कि भैया अब हम कॉल करने वाले हैं आपको। क्या, अब हम कॉल करने वाले हैं आपको। कितना दिन पहले नोटिस देना होगा, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कॉल करने से पहले। प्रत्येक कॉल के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए, अनिवार्य है, तो 30 डेज का गैप होना चाहिए प्रत्येक कॉल के बीच में, ये कह रही है कंपनी लॉ।
कि ऐसा नहीं है 10 दिन पहले ये कॉल करी, 10 दिन बाद ये कॉल कर रहे हो, नहीं कर सकते। 1 महीने के मिनिमम गैप 1 महीने का होना चाहिए, मैक्सिमम चाहे जितना कर लो, ठीक है। 14 दिन पहले नोटिस दो, 30 दिन पहले, 30 दिन का गैप रखो 2 कॉल के बीच में। और तीसरी बात, 25% से ज्यादा, 25% ऑफ फेस वैल्यू आप डिमांड कर सकते हो, कैन बी डिमांड एट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल से एक्सेट्रा। ओके, मतलब भैया 25% का ही डिमांड कर सकते हो। जो फेस वैल्यू है, जैसे 10 रुपए वाला आंसर, तो उसका 2.5 रुपए ही आप फर्स्ट कॉल पर, 2.5 रुपए ही सेकंड एंड फाइनल कॉल पर मांग सकते हो। अगर मेरी सेकंड कॉल ही फाइनल हो रही, जैसे मान लो 10 रुपए वाला शेयर था और 10 रुपए में से हमने 2.5 रुपया मांग लिया एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपया मांग लिया अलॉटमेंट पर, 2.5 रुपया मांग लिया फर्स्ट कॉल पर, और 2.5 रुपए मांग रहे हैं सेकंड कॉल पर, तो सेकंड फाइनल लिखा नहीं होगा, ये हमको समझ लेना है अपने आप की ये फाइनल हो गई। जब पूरा 10 रुपए हमको मांगना कितना है, 10 ही रुपए तो मांगना है, तो जब 10 रुपए हमारे पूरे हो रहे हो तो फाइनल हो गई। बात क्लियर है आपको? एकदम क्लियर है? जी हाँ, एकदम क्लियर है। तो देखो, ये एक प्रोसेस होता है जो सभी कंपनियों को अडॉप्ट करना पड़ता है अपने शेयर्स को इशू करने से पहले। जब आप अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट से पहले ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अलॉटमेंट के बाद में आप कॉल्स में पूरा पैसा मांग सकते हैं, लेकिन कॉल्स में 3 बातें बहुत ध्यान से सुनना है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, प्रत्येक कॉल के बीच में 30 दिन का गैप होना अनिवार्य है, और प्रत्येक कॉल पर 25% से ज्यादा फेस वैल्यू की वैल्यू का डिमांड करी नहीं जा सकती है। तो उम्मीद है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको भली भांति बेहतर तरीके से आनंद पूर्वक समझ में आ गया होगा। जैसा भी समझे, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दिया करें। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करूं और अधिक ऊर्जा के साथ में और अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें, ये हमारे और आप दोनों के लिए भी बेहतर होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां देखेंगे कि इसके लिए जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, जय हिंद।